अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेड इट हैपन और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और आरजे होने का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये भी होता है कि हमें म्यूज़िक का बड़ा शौक होता है, बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम म्यूजिशियन से मिले। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी म्यूज़िक के नाम कर दी, और ना सिर्फ नाम कर दी बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी पाई। और कामयाबी ना सिर्फ अपने मुल्क में पाई बल्कि इंडिया तक इनकी शोहरत है, बल्कि उससे आगे भी। थैंक यू सो मच वजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you for calling me. And I'm like so excited and so happy that you're finally here. And congratulations on the success of RuPosh. और भी जो आपने OST गाए, और मतलब आपकी कामयाबी का सिलसिला बहुत पुराना है। और हैरत की बात यह है कि इतनी यंग एज में भी आपने इतनी शोहरत कमा ली। तो कैसा लगता है मशहूर होना? हाँ, वो अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इंडिया में तो आपने ऐसा बहुत टाइम गुजारा जब आप बहुत मशहूर थे, कि पाकिस्तान में जब आपको कहते हैं न्यू फाउंड पब्लिसिटी मिली है, शोहरत मिली है, हाउ डज इट फील नाउ? यार, आई फील ब्लेस्ड बिकॉज इट्स हार्डर टू मेक अ कमबैक। सही, पाकिस्तान के अंदर जो हो गया, कमबैक हुआ और लोगों को इतना पसंद आया, पूरी दुनिया में पसंद आया, रूपोश हो जाए या और हम I would not call it comeback, you were already there. मतलब वो आप शायद थोड़ी दुनिया से रूपोश हो गए होंगे, लेकिन जो टैलेंट था it was always there and you continued working. Yes, I continued working, but I was not here and I was not in Pakistan. इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था, so I was in India. So जब मैं वापस आया तो 7 साल वहाँ था मैं, बड़ा गैप था, एंड देन यू नो मुझे दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना था। सो अच्छा हुआ कि 2-3 साल तो बड़ा स्ट्रगल रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो गया पाकिस्तान आके, बट देन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हमारा पहला जो एक नॉर्मल सा हिट बोलते हैं वो था इस जलेबी, जो कि वहाज का भी ड्रामा था। नहीं, इस जलेबी हिट हुआ था काफ़ी। और आई थिंक उनके जो चैनल के ड्रामों में ये था कि वो इतनी दफ़ा वो चलती रहती है चीज़, बिकॉज इस जलेबी वॉज ऑल्सो रमज़ान ड्रामा, तो वो बहुत चला था। वो बैक टू बैक आप जब रोज़ाना एपिसोड्स देखते हैं तो वो चीज़ अपनी रजिस्टर कराता है। ऐसा ही है, पर वो उतना सुपर डुपर हिट नहीं हुआ था कि लोग क्रेजी हों। पर रूपोश जब आया तो फिर वो एक्चुअली फिर उसके बाद वो फेम और वो सब चीज़ें, एंड आई थिंक यू वर देयर आल्सो इन पार्ट ऑफ द वीडियो, आई थिंक दैट आल्सो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ। और चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं और लिसनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि शुरू से ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई। आपको क्या बचपन से सिंगर बनना था, क्या करना था लाइफ में? मैंने नहीं, बचपन से तो नहीं, बट क्लास 9 तक आके मुझे लगा था कि शौक था गाने का। हाँ, शौक था गाने किसको का। सुनते थे आप? इंडियन गाने सुनते थे, किशोर कुमार को बहुत सुनते थे उस टाइम, एंड नुसरत फतेह अली खान को सुनते थे, एंड देन जो भी गाने उस ज़माने के थे। देन कोल्ड प्ले बड़ा सुना मैंने, गन्स एंड रोजेस बहुत सुना, क्वीन बहुत सुना, फ्रेडी मर्क्यूरी, नवंबर रेन, फ्रेडी मर्क्यूरी तो खैर लेजेंड, चाइल्ड ऑफ माइन हो गया, नवंबर रेन हो गया, फिर फ्रेडी मर्क्यूरी तो ओहो अमेजिंग परफॉर्मेंस। देन तो बस यही सुनते रहे, एंड देन हमने अपना बैंड बनाया रेत, एंड भुला दो गाना भुला दो कितना हिट हुआ था, कितना। और अभी भी हम लोग सुनते हैं, बिकॉज मैं रेडियो पे अभी भी वो गाना प्ले कर रही होती हूँ, क्योंकि अब आपको वो वाली नॉस्टैल्जिक फील आ रही होती है, तो इट्स वेरी नाइस। तो जब ये वाला आपका गाना जब हिट हुआ कैसा लगा था? मेगा हिट ये भुला दो। हाँ, ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस ज़माने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं, इतना कुछ भी नहीं था, इवन कि यूट्यूब भी नहीं था। अच्छा, आप पहले यहाँ पाकिस्तान में आपने फिर पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ाई हासिल की, ये बताएं। क्लास 10th के बाद एक उस्ताद मिली हमें, सफ़िया बेग, रिजवान बेग जो डिज़ाइनर है उनकी मदर, तो उनसे सीखा मैंने। क्या सीखा, गिटार या सिंगिंग? सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग। वाओ, तब तो सिर्फ सिंगिंग सीख रहे थे, गिटार मुझे नहीं बजाना आता था। अच्छा, ओके। तो हमने अपना बैंड बना लिया, वो बैंड कल्चर बहुत था 2006 में, बहुत ज़्यादा। तब पाकिस्तान का बैंड कल्चर बहुत आगे था, पॉप सीन था। तो हमने बैंड बनाया, हमने नहीं सोचा था कि भुला दो इतना हिट हो जाएगा, सो हमने वी मेड भुला दो एंड 2 more songs, और उस तक You used to perform then? या लाइक स्मॉल गिग्स। तो वो कितनी बड़ी हाई होती है जब when you are young and you have a mic, you know, and you performing in front of the crowd. स्टार्ट में था, इतना क्राउड भी नहीं होता था, थोड़े से लोग होते थे जो सुनते थे, भुला दो आया नहीं था, बट वो उस टाइम पे वो छोटी छोटी इंटरनेट साइट्स थी, जैसे अपनी ISP करके थी एक, उस पर गाना आ जाता था आपका रफ, एंड लोग सुनते थे और आते थे हमें यार CD दे दो गाने की, और अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ,
तो फिर हमने वो 3 गाने रिकॉर्ड किए विद दिस गाय काशान अडमानी, ओके जो मिज़मार बैंड के अंदर होते थे, अभी भी उनका स्टूडियो है। अच्छा। And then, बाकी बैंड्स थे सारे, तो उन्होंने फिर यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स जो है उनको सीडी भेज दी। अच्छा सो हमारा तो बर्न करके दिया था और बाकी लोगों के प्रॉपर सीडी थी, तो जब वो वहाँ गई तो बंदे ने सुना ही नहीं और उसको स्क्रैप बॉक्स में डाल दिया। ओह माय गॉड। या और दिस स्टोरी आई गॉट टू नो जब मैं वहाँ पहुँचा था और हम वीडियो शूट पे जा रहे थे, तो जब स्क्रैप बॉक्स पे डाल के और एक बैंड होता था ग्रूज, उसको फाइनल कर दिया एंड द हेड ऑफिस वाज इन सिंगापुर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स का, और फाइनल करके कहा कि बस भाई अब इनको सेंड कर रहा हूँ मैं सिंगापुर ऑफिस को ये वाला एल्बम। और तो उसने देखा कि यार ये चला गया है बंदा, कुलदीप नाम था बंदे का, तो इसके स्क्रैप बॉक्स में कुछ सीडी पड़ी है, सुनते हैं। उसने सीडी लगाई एंड उसको सही लगा, बस भुला दो। 10 मिनट बाद रिकॉल हो गया एंड 3 दिन बाद पूरा ऑफिस भुला दो सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि हम जो दूसरे बैंड है उसकी रिलीज को पोस्टपोन कर रहे हैं एंड वी वांट रेत के हम 1 महीने में चाहते हैं कि ये लोग आ जाएं और एल्बम करें। तो हमने 3 गाने बनाए थे, हम पूरे मंथ स्टूडियो में रुके। और वैसे मेरे से साथ जो गिटारिस्ट था उसके जो है दादा जॉन एलिया साहब, तो जॉन एलिया, ओह माय गॉड दैट्स लाइक बिग ह्यूज। बिल्कुल ही इज ह्यूज। तो वो उसमें भी था, हम कंपोज करते थे बिकॉज उसमें वो टैलेंट आया था फैमिली से, तो गाने बनाते रहते थे। हमने फॉरेन से गाने बनाए एंड देन बस चले गए और वो पता भी नहीं चला। इंडिया चैनल वी, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स, क्या दिन होंगे आप चैनल वी पे गए होंगे, वो तो बहुत जबरदस्त सीन होगा। हम जब वहाँ लैंड हुए तो वो यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स परेशान हो गया बिकॉज उनको नहीं, क्योंकि पिक्चर में तो फिर भी थोड़े आप बड़े लगते हो, और जब वहाँ लैंड हुए तो उन्होंने कहा ये बच्चे कहाँ से आ गए, उनके वो परेशान, सीरियसली परेशान हुए। देन दिस निखिल, he was an artist, VJ. He was a very popular VJ that time. He spoke very well. VJ जूही एक थी चैन, मतलब फिर जब हम वहाँ गए तो फिर there was no looking back, फिर वो भुला दो इतना हिट हो गया। And then you stayed there in India. No, then we stayed there for a month and we came back. फिर तो हम यहाँ थे, फिर हम वहाँ दोबारा नेक्स्ट ईयर गए थे चैनल वी कॉन्सर्ट में। वहाँ एक कौन था, शान था, आतिफ, कॉल, हम थे पाकिस्तान से। कितना मजा आया, बहुत मजा आया था। कितना क्राउड आया होगा। बहुत क्राउड था। इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम वहाँ पे 20,000 अबव क्राउड था एंड इट वाज इन अ गुड कॉन्सर्ट फॉर मी। व्हाई? क्योंकि बिकॉज हमें आदत नहीं थी इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने की। लाइक जब आप पाकिस्तान में क्या है कि स्टेज लगते हैं बड़े, पर वो बहुत ह्यूज था, उसमें रैम भी बहुत बड़ा उन्होंने बनाया था। तो मैं जोश में, अब ये टेक्निकल बात है कि भागता हुआ रैम पे आगे चला गया और मॉनिटर्स होते हैं, तो मॉनिटर्स आगे थे नहीं, मॉनिटर्स अलग होते हैं एंड देन जो बाहर आउट जा रहा था अलग, तो मुझे लेट आ रहा था साउंड, तो मैं लेट गा रहा था, ऐसा हुआ। तो वी वर किड्स और हम वैसे ही स्टार्स रखते कि एक कौन आया हुआ है यहाँ देख रहे हैं। I know क्रेजी शान, जब हम एंटर हो रहे थे और स्टेज पे तो शान आया हुआ था। एक तो इंडिया में परफॉर्म करना उस टाइम पे इन इटसेल्फ, जब पाकिस्तानी नए एंटर हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे, but the channel V so exciting just to be on channel V was channel V birthday bash। और उसके बाद फिर यार even you know get to share the stage, और what was big, वो it was crazy, it was the next level। I wish I was there, I wish I was in that concert। वो बड़ा पुरानी बात थी, but फिर उसके बाद so we were there for 3 days and then we came back। then उसके बाद ये हुआ कि हमने सेकंड एल्बम किया। जो मेन हमारा ब्रेक था वो था कि कोलकाता में जल का कॉन्सर्ट था एंड लास्ट मोमेंट पे 2 दिन पहले जल कैंसिल हो गया बिकॉज उनको वीज़ा नहीं मिला। सो द ऑर्गेनाइजर कॉल्ड अस, ही न्यू कि हम वहाँ पर हैं, तो हम गए वहाँ शो करने के लिए। देयर वर ओनली 100 स्टूडेंट, वो बहुत लो काउंट है। इन द सेम कॉलेज का एक स्कूल भी है, तो 3 महीने बाद हम वहाँ गए थे, इट वॉज 15,000 पीपल। तो वो 3 महीने के स्पैन में वो रेत ने कनेक्ट किया, वो भुला दो ने किया, वादा ने किया, तो मेरी ने किया। देन हम 7 साल वहाँ सिर्फ कॉन्सर्ट्स करते रहे। तो आपको रहने को मिल गया इंडिया में इतना साल, कैसे ये पूरा अरेंज हुआ? 2 साल तक हम सिर्फ होटल में रहते रहे एंड देन हमारा पहला गाना आया प्रियंका चोपड़ा और रामचरण पे, जंजीर फिल्म का, लम्हा तेरा मेरा। सो देन वहाँ पे फिर ये हो गया कि फिर हमने जगह बना ली बॉलीवुड में। और इंडिया में ऐसा रहता है कि अगर आप बॉलीवुड सिंगर हो तब वो आपको सिंगर मानते हैं। सो फिर हमने अपना घर लिया दिल्ली में, बॉम्बे में, दार्जिलिंग में। तो फिर सीन भाई, मतलब पूरे इंडिया की जगह जगह आपके घर थे यार। मतलब क्या हम लोग को वीजा नहीं मिलता इंडिया से आने का, एंड सेम विद इंडियंस को यहाँ आने का वीजा नहीं। सिटी का अलग वीजा होता है। हाँ, मतलब अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको वीजा मिलेगा, तो आपको 4 सिटीज का वीजा देते हैं। And you had house there, you lived there. How was it like living in Darjeeling? Beautiful,
क्योंकि वहाँ चाय के बागात है। मेरा बैंड वहाँ से था। वहाँ पर ऐसा होता है कि जो सुबह मतलब ऐसे कि पोस्टमैन भी है ना, या कोई डेंटिस्ट है, पोस्टमैन है, डॉक्टर है, कुछ भी है, वो शाम को 6 बजे के बाद म्यूजिशियन है। इतना वो म्यूजिक का सीन, इतना म्यूजिक का सीन है, वो म्यूजिक टाउन है पूरा। तो 6 बजे के बाद जो है ना वो, और वो बजाते हिंदी विंदी नहीं बजाते, वो रॉक, वो तो नेपाली है लेकिन वो ब्लूज बजाते हैं, रॉक बजाते हैं, जैज बजाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल लोग हैं। तो क्या कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा टू लर्न फ्रॉम ऑल दोस दोस साउंड्स एंड दे सो गुड पीपल। मतलब वो ऐसा होता है ना कि वो फैमिली बन जाता है बैंड, और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, पहाड़ के लोग हैं, चिल लोग हैं। तो उनके साथ जब वहाँ हम रहते थे तो यूजुअली जैम करते थे और बहुत मज़ा आता था हमें। यू वेरी लकी। एंड आई हैव मैंने वहाँ पर चैरिटी कॉन्सर्ट किया है डस्टबिन लगाने के लिए। अच्छा। तो मतलब लोग जानते थे वहाँ यार। तो आपको एज अ पाकिस्तानी वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम हुई या लोग आपसे प्यार करते थे? वैसे तो सही रहा, लेकिन जब लास्ट में जब रिलेशंस ख़राब हुए थे तब हम पे अटैक हो गया था कोलकाता में। ओहो। स्टेज के ऊपर जो है वो लोग, जबकि बाउंसर्स भी थे, पुलिस भी थी, फिर भी लोग आ गए स्टेज पे एंड दे वर सेइंग लाइक गो बैक ये वो। तो मेरे पास वीज़ा था आगे, और भी मेरे पास 8 महीने का वीज़ा था, बट आई थॉट कि अगर वो स्टेज पे आ सकता है कल को, वो एसिड अटैक भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ मतलब ऐसे है कि बहुत लोग सब अच्छे हैं, पर ऐसे कुछ भी हो सकता था। तब जो है इमोशंस अलग थे, 17 में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। फिर सब वापस आए, मतलब शफकत, अमानत अली खान साहब भी वहाँ थे, आतिफ के बाद बहुत काम था खान के बाद सर नहीं, राहत नहीं थे, उनका तो अपना केस का इशू था। अच्छा। तो वो इंडिया नहीं थे, लेकिन बाकी बहुत लोग थे ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, कॉमेडियंस थे। हाँ जी, हाँ, कॉमेडियंस वहाँ पे बहुत सारे थे। हमारे तो कॉमेडियन बॉम्बे में तो रह रहे थे। मतलब आई स्टार्टेड लिविंग इन बॉम्बे इन 2015, तो मैं वहाँ 3 ही साल रहा हूँ। मेरा अपना ही घर था वहाँ, लेकिन ये लोग तो बहुत पहले से रह रहे थे कि ये टीवी पे काम कर रहे थे। तो ऐसा था कि बहुत पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स, फवाद खान वहाँ था, माहिरा खान वहाँ थी, सब एक साथ वापस आए थे। तो हमारे लिए वापस आकर बहुत इशू हुआ था पाकिस्तान में दोबारा से ख़ुद को रिकग्नाइज़ कराना। पाकिस्तान में फिर उस वक्त इतना ज़्यादा बैंड्स का सीन नहीं रहा था। एक ज़माने पाकिस्तानी बैंड्स वो वेरी वेरी पॉपुलर, जब मतलब बैंड्स का ही सीन था, जुनून, वाइटल साइंस, स्ट्रिंग्स, उसके बाद आजल और बहुत सारे बैंड्स आए। लेकिन उसके बाद वापस आके फिर, क्योंकि पाकिस्तान का फिल्म म्यूज़िक भी इतना ज़्यादा ह्यूजली पॉपुलर नहीं है हमारे यहाँ भी, तो फिर आपने फिल्म म्यूज़िक का तो प्रॉब्लम ही अलग है। मैं आउटसाइडर था इंडस्ट्री के अंदर। जब मैं वापस आया तो मुझे लोगों ने बोला भी, काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे अब क्यों आ गए, जाओ वहीं काम करो। तो मेरे लिए ये भी बड़ा शौक था। फिर बैंड का सीन ऑफ हो गया था, बट हम मेनली जब बॉम्बे गए तो समझ आ गया कि म्यूज़िक अब फिल्म का सीन है, बैंड कल्चर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कवर सीन आ गया था, लोग कवर सॉन्ग्स कर रहे थे, तो कवर आर्टिस्ट अलग अपनी मार्केट बना रहे थे, और अगर ओरिजिनल करना है तो फिल्म है, तो वो मीडियम कनेक्टेड है, और फिल्म का गाना करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे वो नेक्स्ट जो है वो स्टेप ले चुके थे हम। सो वापस आके तो कोई सीन था नहीं यहाँ ज़्यादा। तो मैंने पहले तो लाइव शो में आया, मैं जो भी मिल रहा था मुझे काम, ये सर्वाइवल मोड था। एंड देन मैंने ड्रामे का ओएसटी किया, शादी मुबारक का, मौजूदगी में तेरी करके, इसमें कुबरा थी, यासिर हुसैन था। इट वाज अ वेरी हैप्पी नंबर, बहुत अच्छा था। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में हैप्पी नंबर्स कम चलते हैं। हाँ, यहाँ पे सैड नंबर ज़्यादा हिट होते हैं। सैड है हम थोड़े सैड हैं। एक्चुअली हमें कैथारसिस चाहिए ना, बिकॉज जो हालात है ना, तो जो सैड म्यूजिक हमें कैथारसिस देता है ना, वो हैप्पी म्यूजिक नहीं देता, क्योंकि हालात जो हैं। इसे आप देखो, आपको सैड गाने बिन किशोर कुमार के या पुराने गाने आपको अभी तक ये रिकॉल होते हैं। हमारे यहाँ जो एग्रेशन लोगों में है, वो कनेक्ट ही करते हैं ऐसे गानों से जो सैड हो, एग्रेसिव हो, और जो दिल टूटे हों, किसी की याद हो। बिल्कुल ऐसे। तो मैं काम करता रहा प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, बट आई नेवर गॉट लाइक बड़े वालों के साथ काम करने का मौका। जैसे वो ARY भी था, तो वो ड्रामा जो था वो वजाद रऊफ़ का था, वो प्राइवेट प्रोडक्शन था, तो कोई मेरा ऐसा सीन नहीं हुआ कि मैं डायरेक्ट वहाँ काम कर रहा होता। फैसल कुरैशी रियली हेल्प मी, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी अदर डे टू हिज मॉर्निंग शो, और मैं वहाँ जाके, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मैं वहाँ जाके कुछ भी करता था, क्योंकि मैं बोर हो गया, मुझे वो तो करना नहीं था, बट वो था कि भाई तुम आओ तो ये है कि तुम्हारा चेक वेक तो बनते रहेंगे। तो मैं वहाँ जाके कुछ भी बातें करता था, मुझे जैसे घर में बैठे बातें कर रहे हैं, वैसे वो महीने में 4 से 5 बार मुझे वो अपने शो पे बुला लेते थे। और उनका भी एक है, उनको जो लोग पसंद आते हैं ना, वो उनको ही करीब रखते हैं।
एंड आई वॉज यहाँ पे वर्किंग, कॉन्सर्ट भी कर रहे थे. देन वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम असद कुरैशी, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम असद कुरैशी कि यार तुम आओ कल ज़रा ऑफिस. एंड देन ही गेव मी दिस सॉन्ग परछाई. वो ठीक ठाक ही चला था, मेरा भी वो ओके सॉन्ग था. मैंने उनको कहा कि ये वो उन्होंने कहा ये अच्छा है. मैंने कहा हाँ अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास और अच्छे सॉन्ग्स हैं. बट ही सेड नहीं यही चाहिए. उसके बाद इस जलेबी किया. रमज़ान के ड्रामों में पिछले 5 साल में इस जलेबी से अच्छा ड्रामा आया ही नहीं. इवन दो कि मैंने चौधरी एंड सन्स किया और चौधरी एंड सन्स में सब लोग अपने नाम लेके आए थे. मतलब हम रूपोज से आ रहे थे, इमरान अशरफ था उसमें, आयज़ा खान थी. पर मुझे अभी भी लगता है कि, और वो बहुत अच्छा ड्रामा था, पर मुझे अभी भी लगता है इस जलेबी जो था ना वो कंटेंट वाइज नेक्स्ट लेवल था. और उसमें जो भी लोग थे वो सब हिट हो गए बाद में. हाँ मगर जो ऑडियंस है उसको, मुझे उसका वो लग रहा था थोड़ा अपडेटेड वर्जन. लेकिन आई रियली लाइक दिस जलेबी एंड आई वॉच द होल थिंग. क्योंकि मुझे याद है कि वो रमज़ानों में आता था और हम 2-2 एपिसोड साथ देख रहे होते थे, तो इट वाज रियली नाइस. गाना मैं ड्रामे के लिए नहीं बनाता कभी भी. तो व्हाट डू यू हैव इट इन द माइंड कि मैं गाना बनाता हूँ और वो खुद लेते हैं. मतलब दे सेलेक्ट. जब अच्छा टाइम होता है ना, वही वाली बात है, आप कुछ भी करते हो अच्छा ही बनता है. जब आप हिट होते हो ना, जब फ्लॉप होते हो ना, तो कुछ जितना भी मेहनत करो वो चीज़ नहीं बन पाती. वो टाइम है, और जब आपका टाइम होता है तो कुछ भी कर लोगे, बेस्ट चीज़ ही बनेगी. सो जब हम गए तो रूपोश गाना मैंने बनाया था, वो ड्रामा नहीं था. मतलब वो टेलीफिल्म बनी नहीं थी, वो गाना था. तो मुझे अब्दुल्ला सर ने बोला कि भाई कुछ ऐसा बनाओ, मतलब तुम अच्छा बना रहे हो लेकिन ऐसा बनाओ जो नेक्स्ट डे कुछ दिलों को छू जाए, कुछ करो. उसी दौरान मुझे वो गाना आ गया, मैंने जाके उनको सुनाया. तो और ऐसा हुआ कि 6 महीने तक गाना बनता रहा. क्योंकि हाँ वो परफेक्शनिस्ट है हारून. सो वो मुझे एक एक डिटेल में चीज़ बोलता था. So you were working on that song for 6 months. तो मुझे कभी कभी अजीब भी होता था यार, ये इतनी सी चीज़ कौन सुनेगा. बट नाउ वो उस वजह से जो मुझे आदत पड़ी कि भाई डिटेलिंग के अंदर जाना है, तो 6 months वी वर वर्किंग ऑन रूपोश. तो यार मुझे बात बताएं, हाउ डू यू वर्क ऑन द सॉन्ग फॉर 6 months? क्या चीज़ उसके ऊपर नीचे होती है? लेमन के लिए क्या आप समझाएंगे? यार एक तो ये कि जैसे गाना होता है ना, कि हमारा गाना है रूपोश है, तो उसके 2 पार्ट सुपर डुपर हिट है. कि हमने बांधा, एक ये पार्ट हिट है, तेरी नज़रों के सद, ये वाला पार्ट हिट है. उस जगह तक पहुंचने से पहले के जो पार्ट्स हैं, कभी कभी क्या होता है हम उस पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करते. उनको बोलते हैं कि यार ये वाला पार्ट हमारा इतना हिट है तो गाना तो हिट हो ही जाना है. वो चीज़ के ऊपर काम किया, तो वो सारे जो पार्ट्स थे गाने के वो सब ब्यूटीफुल बोल रहे थे. वो वाला डिटेलिंग के पीछे एक एक नोट आ रहे, कुछ गिटार का पीस आता रहे, कोई चीज़ आती रहे, ऐसा ना हो कि कोई खाली चला जाए, कोई फील ना हो. उसके ऊपर हमने 7 महीने काम करते रहे. और जो वीडियो बना है वो 8 महीने बाद बना है, जिसमें मैं भी था. वो तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब्दुल्ला सर ने कहा था कि तुम वीडियो में हो. अब अच्छे लग रहे हैं उस वीडियो में. हाँ उस वीडियो में अच्छे लग रहे थे, बड़ा मेहनत किया था मैंने उस वीडियो के लिए. बट उससे तो जब रूपोश आया और वो सुपर डुपर हिट हो गया, और फिर दूसरा गाना आया वो भी सुपर डुपर हिट हो गया, तो उसके बाद जो कुछ भी बनता है गाने, वो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही गाने सेलेक्ट हो जाते हैं. हमें ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस कि हाँ बना लिया होगा, कोई इंस्पायरिंग टाइम आया होगा, लिख लिया होगा, कंपोज कर लिया होगा, एंड द सॉन्ग यू नो इट्स अ हिट. जब आपने बताया कि यार एक गाने के ऊपर आपने इतने अरसे मेहनत की है, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंस्पायरिंग. सिंगर्स को सुना है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रियाज़ करना पड़ता है, तो आपकी जो इतनी अच्छी आवाज़ है उसका राज क्या है? ना रियाज़ तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. और एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं कॉन्सर्ट करने गया था मीरठ में, IIIT करके एक यूनिवर्सिटी है वहाँ. तो नेक्स्ट डे वहाँ एक ड्राइवर हमें उन्होंने अपॉइंट किया हुआ, तो वो कहता है कि आप जो यहाँ तानसेन का मकबरा है, तो आप वहाँ चले, वहाँ पर जो मकबरे के पास में जो पेड़ का पत्ता खाता है उसकी आवाज़ बेटर हो जाती है. अच्छा. मैंने जाके वो खाया पत्ता, तो मुझे तो लगता है उससे थोड़ा फर्क पड़ता है. रियली पत्ता हमें भी जाना चाहिए. नहीं मुझे लगता है. आई थिंक अब ताल्लुकात बेहतर हो गए ना, तो लोग वहीं जा रहे होंगे सारे. जब होंगे, मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी होंगे. आई होप कि बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक जितना मज़ा आता था साथ कोलैबोरेशन में काम करके वहाँ के लोगों, अभी भी अगर आप, मैं एक बार के एक मूवी देख रही थी
इट वॉज अबाउट म्यूजिक एंड रेडियो तुम्हारी सुलू, और उसमें वो मेंशन हाँ। करती है, एक सीन होता है जैसे वो गाने लगा रही होती है तो कहते हैं यार गाने तो पाकिस्तानी, हाँ, रेडियो पे पाकिस्तानी सिंगर्स के, वहाँ के रेडियो के बड़ा गुड। हाँ जी। तो और रेडियो के लोग लिसनर्स बहुत हैं, तो ये एक म्यूजिक पे कोई कैद नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ कंटेंट पसंद है तो यहाँ का और वहाँ को। टॉकिंग अबाउट कंटेंट, मुझे एक बात पूछनी थी जो मैं काफ़ी देर से आपसे सवाल पूछने चाह रही थी मैं आपसे, कि व्हाई नॉट कोक स्टूडियो, अभी तक क्यों नहीं? यार मैं खुद परेशान हूँ कि मुझे कभी कोक स्टूडियो में अब क्यों नहीं बुलाया। मतलब पहले तो हमें शायद भुला दो से बुला लेते, लेकिन फिर लगा कि वो गाना बहुत पुराना हो गया है तो नहीं, तो इससे भी कहीं ज़्यादा पुराने गानों ने गाए आए हैं। और अब तो जब रूपोश आया और गाने आए तो मुझे लगता है बुला लेते, पर पता नहीं बुलाते, मे बी फिर भी नहीं बुलाते। हाँ, अगले साल मे बी नेक्स्ट सीजन मे भी हो सकता है, बट मुझे कभी कॉल नहीं आया कोक से या कभी उन्होंने बुलाया नहीं कि तुम आके करो। और कोक में बहुत लोगों ने किया है जिनके इतने नंबर्स आए भी नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है वो टेलीफिल्म का सॉन्ग किया और हमारे 100 मिलियन आ गए। सो प्लेटफॉर्म तो से बाउंड नहीं हो सकते आप, बट देन आई वुड लव टू डू कोक स्टूडियो, क्योंकि वो हमारा बहुत म्यूजिकल बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है और रीच बहुत है कोक स्टूडियो की, रीच बहुत है और कुछ नई चीज़ करेंगे यार। मतलब मुझे तो लगता है कि कर सकते हैं, अब उनको क्या लगता है ये नहीं सकता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपको कोक स्टूडियो वाले बुलाएंगे एंड वी वुड लव टू सी यू देयर आल्सो। ओके बजी, नाउ इज द टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड, और उसमें आपने जल्दी जल्दी जो है हमें सवालों का जवाब देना है। सो आर यू रेडी? तो आपने हमें बताना है जब सॉन्ग्स गाते हैं व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, सैड और हैप्पी? हैप्पी। फेवरेट पर्सन दैट यू वर्क विद? पाकिस्तान में तो आई लव वर्किंग विद हारून। जब आपका मूड, क्योंकि सारे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनका मूड अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स होते हैं, तो अपना मूड आप कैसे सही रखते हैं? मैं बात नहीं करता किसी से। ओके नाउ वेरी क्विकली, फेवरेट बुक? माय फेवरेट इज फ्रैंक सिनाट्रा's biography, फेवरेट सॉन्ग्स? and the other one is सानू एक पल चैन ना आवे। फेवरेट मूवी? All Zombies flick। फेवरेट प्रोजेक्ट? रूपोश। घर का खाना बाहर का खाना? घर का। अच्छा, अब आपने हमें, क्योंकि आपका गिटार हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड है कि वी हैव अ सिंगर इन द स्टूडियो, तो आपने अपने 3 फेवरेट गाने हमारे लिए प्ले करने हैं। तूने कहा तू मेरा अक्स है, तेरे बिना खुद को देखा नहीं, होके जुदा तुझसे क्या मैं कहूँ, यादें तेरी थी राहत मेरी, जिंदगी से कहाँ तू गई, अलविदा कहा भी नहीं, जीने से ज्यादा गम का नशा है, फकीरों सा मैं बस तुझे मांगता, कभी रास्तों पे, कभी साहिलों पे, कभी टूट कर खुदा के सब घरों में, जिंदगी आवारगी है, जिंदगी आवारगी है, जिंदगी आवारगी है, जिंदगी। वेरी नाइस, बुला दो प्लीज, बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही, वो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, ला 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 ला, भीगी भीगी रातों में फिर तुम होना, ना 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 ना, ऐसी बरसातों में आओ ना।
थैंक यू सो मच, मजा आ गया, मैं किसी और दुनिया में ही चली गई। तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी बेरूह थी जिंदगी, पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में है रोम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, होके रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा, मौला मौला मौला। Now we're coming to the end of the show. What is the most beautiful moment of your life? Beautiful moment, I would say like getting married. Yeah, that was a big shift. और वो बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है। Sure, your wife must be very happy when she gets to see this interview. अच्छा, आप बहुत सारे लोग जो यंग आपके फैंस हैं और जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? हार्ड वर्क है और प्रैक्टिस है, ठीक है, और कंसिस्टेंस है। लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ज़िंदगी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन आपका ख़राब होगा, अगले दिन बेटर होगा, बट हार नहीं माननी। अच्छा बजी, आपसे एक सवाल ये है, क्या इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ टीम बिहाइंड यू, या आपके पीछे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे? इज़ इट ट्रू यू शुड नीड टू हैव राइट पीपल, राइट मैनेजमेंट फॉर सक्सेस? मैं जब हिंदुस्तान में था तो वहाँ की मैनेजमेंट हमारी बड़ी तगड़ी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी। तो आर्टिस्ट ना हमेशा कुछ भी कर सकता है क्योंकि इमोशनली वल्नरेबल होता है वो 100 चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी जो है ना डिसीजन लेता है। बट जो मैनेजमेंट होती है ना, उसको करेक्ट करती है, संभालती है कि भाई ऐसे मत करो, या पिच करना, या जब आपके बैड टाइम्स चल रहे होते हैं तो योर मैनेजमेंट गेट्स यू वर्क और लोगों तक काम जो है वो पहुंचाती है या काम ढूंढ के लाती है। तो जब मैं वापस आया था पाकिस्तान तो मुझे मैनेजमेंट का बहुत इशू रहा, क्योंकि सब लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम मैनेज करते हैं, बट लोग मैनेज कर पाते नहीं हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब। सो ये मैं किसी जो है ना वो अंडर प्रेशर नहीं कह रहा, बट ETA अभी हमने स्टार्ट किया है मैनेज होना, अभी हमारे कुछ 4-5 महीने हुए। बट आप भी देख रही होंगी कि मैनेजर्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते चीज़ों में। हमारी जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है, और वो बेचारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो है उनकी कोशिश है कि आर्टिस्ट को ऊपर लेके जाना। ये ETA जो है, ETA ये मैं बता रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ ये, बट स्पेशली ये है कि ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो लोग आपसे जानना चाहेंगे, एक तो क्या आखिरी आप कॉम को कुछ कहना चाहते हैं, माइक है आपके पास, तो देन आल्सो कि हाउ कैन पीपल रीच आउट टू यू? रीच आउट करें स्पॉटिफाई पे, मेरा यूट्यूब अकाउंट है वजी फारूकी का, उस पर मुझे रीच आउट करें। इंस्टाग्राम के ऊपर वजी फारूकी ऑफिशियल, वहाँ पे रीच आउट करें। वजी फारूकी फेसबुक पेज है, वहाँ रीच आउट करें। तो वैसे तो रीच आउट कर ही रहे हो तुम लोग जो है वो और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए यार। और दूसरा मेरा एक मैसेज है कि अगर आपने कुछ करना है तो उसमें बहुत टाइम फ़ौरन से नहीं हो जाएगा, तो जल्दी हार नहीं माननी, चीज़ों को टाइम देना है। इंशाल्लाह वो जब आप टाइम देते रहोगे ना तो सक्सेस मिलती ही है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, और आप अगर मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। बहुत कमाल का मैसेज, दैट वाज सो नाइस टू हैव यू इन माय स्टूडियो। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।